हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें आप पढ़ रहे हैं क्लास 4 के पर्यावरण की वर्कबुक, जिसमें चैप्टर पढ़ने वाले हैं 8 पौधों के भाग एवं उनके कार्य। पिछले क्लास में हमने आपको ये हाफ चैप्टर पढ़ा दिया था। आज पढ़ाने वाले हैं बचा हुआ हाफ, जो इस एक्सरसाइज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि पौधे के कौन से भाग को रसोई घर कहा जाता है। रसोई घर से मतलब होता है एक ऐसी जगह जिसमें जितने भी परिवार में सदस्य हों उनके लिए भोजन बनता हो। इसी प्रकार से एक पौधे में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जड़ होती हैं, तना होती है, टहनियाँ होती, पत्तियाँ हैं, फल हैं, फूल हैं। उनके लिए आखिर भोजन कौन बनाता है? जहाँ पर भोजन बनता है या जो बनाता है वही उसका रसोई घर कहलाता है। तो ऐसा काम सब पेड़ की किसी पत्ती के अंदर होता है। निम्न में से किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? ज़्यादातर पेड़ पौधों की पत्तियाँ ज़्यादा क्या मतलब मोस्टली 99% पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं वो हरी ही होती हैं। बाद में पीली या फिर सूख करके वो नीचे गिर जाती हैं, वो अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग में सभी पेड़ों की पत्तियाँ हरी ही होती हैं। तो ऐसा किसकी वजह से होता है ये पूछा जा रहा है। पानी, ऑक्सीजन है, क्लोरोफिल है या कार्बन डाइऑक्साइड? तो क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, यानी एक पिगमेंट होता है जो पत्तियों के अंदर होता है जिसकी वजह से पत्तियाँ रहती हैं हरी रंग की। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण दैट इज फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का मतलब है भोजन बनना। जैसे अपने घर में हम लोग कहते हैं भाई खाना बना लीजिएगा, तो पत्तियों में भोजन बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात आप इसमें ये लिखने वाले हैं या ऐसे समझिएगा कि जब सूरज निकला हुआ होता है तो पत्तियाँ सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और जड़ों के द्वारा खनिज लवण और जल पहुँचाया जाता है पत्ती पास, तब पत्तियाँ भोजन बनाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है और ये पूरी प्रक्रिया दिन के दौरान होती है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहे चित्र में क्या दिखाया गया, देखो ये एक पर्णरंध्र होता है। जब आप किसी माइक्रोस्कोप से किसी पत्ती को देखेंगे जब आप, तो उसकी निचली सतह पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पर्णरंध्र, स्टोमेटा कहते हैं जिनको। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। तो इसमें कहा गया है चित्र में क्या दिखाया गया, तो आप लिखेंगे पर्णरंध्र दिखाया गया है। सतह पर छिद्रों का क्या कार्य होता है? अच्छा, इसका कार्य जितने भी पत्ती के अंदर होने वाले कार्य हैं, जैसे श्वसन है, बाष्पोत्सर्जन है, प्रकाश संश्लेषण है, ये सभी प्रक्रियाएं इसके द्वारा ही होती हैं। पत्ती में श्वसन हो रहा हो, पत्ती से बाष्पोत्सर्जन हो रहा हो, पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही हो, जो भी कार्य हो रहा हो वो सब छिद्रों के द्वारा, ये छिद्र जो होते हैं स्टोमेटा, इनके द्वारा ही होता है। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता है? देखो, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश भाग लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेती है, ऑक्सीजन निकलती है, जड़ों के द्वारा खनिज लवण और जल पहुंचता है, वो सब भाग लेते हैं। तो सूर्य का प्रकाश इसमें है, जल लवण इसमें है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन चांद की रोशनी में कभी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते समय निम्न में से कौन सी वायु को बाहर छोड़ते हैं? देखिए कि क्या होता है, एक म्यूचुअल रिएक्शन होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें होता क्या है, आदान प्रदान कहिएगा। जैसे हम लोग जिस गैस को मुंह से सांस लेते वक्त छोड़ते हैं और पत्तियां उसी को लेती हैं, और जो पत्तियां छोड़ती हैं उसी को हम लेते हैं। अर्थात जब हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पत्तियां क्या करती हैं, ऑक्सीजन को छोड़ती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं। इसीलिए हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है, और इसीलिए आपसे कहा जाता है पेड़ पौधे ज़्यादा लगाइएगा। तो होता क्या है, बाहर निकालते वक्त पत्तियां जो है ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेते हैं। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो यह पानी कहाँ तक पहुँचता है? पानी मुख्य रूप से तो पत्ती तक पहुँचता है, क्योंकि पत्ती को भोजन बनाने में पानी की आवश्यकता पड़ती है, और वह बना हुआ भोजन पौधे के सभी भागों तक पहुँचता है। तो आप मुख्य रूप से इसमें आप पत्ती पे ही टिक करेंगे कि वह मुख्य रूप से तो पानी पत्ती के पास पहुँचता है, जिसे ही ज़रूरत होती है भोजन बनाने के लिए, और वह भोजन, बना हुआ भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। इसमें हमें खाली जगह भरनी है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान गैस लेते हैं। लेने वाली बात कही गई प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। श्वसन के दौरान, अब इसमें श्वसन में उल्टा हो जाता है, ज़्यादातर पेड़ पौधों में श्वसन में उल्टा हो जाता है, फिर वो ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने लगते हैं। तो श्वसन के दौरान तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। पौधे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया पौधों में चलती है दिन के दौरान, तो उसमें क्या होता है, जब उनमें भोजन बनने की प्रक्रिया पत्तियों में होती है तो ऑक्सीजन गैस को खूब छोड़ते हैं, और एक पेड़ दिन में बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देता है। तो इससे होता क्या, उस ऑक्सीजन जो कि हमारे काम में आती है,
तो वो ऑक्सीजन ही हमारे वायुमंडल में एक ऑक्सीजन का अपना रेशियो बना के चलती है। तो इसलिए ही कहा जाता है हरे पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने में मदद करते हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। वनस्पति को खपत और भंडारण के लिए पत्ती से बाकी हिस्सों तक ले जाता है। तो उसमें होता क्या है, भोजन और ऑक्सीजन, पोषक तत्व और पानी, भोजन। और इसमें क्या लिखा हुआ, वनस्पति को खपत और भंडारण के लिए पत्ती से बाकी हिस्सों तक जो पत्तियों द्वारा भोजन बना के तैयार किया जाता है वो पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचता है। रमेश के खेत में कुछ आंवले के पेड़ हैं, उसे यह पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए कि कौन से पेड़ में अधिक फल लगेंगे। तो इसके लिए देखो 4 ऑप्शन हमको गिवन है। पेड़ पर लगी शाखाओं को गिन के जाना जा सकता है, नहीं जाना सकता। शाखाएं गिन के कैसे पता कर लेंगे इस पेड़ पर ज़्यादा फल आएंगे। पेड़ के तने की मोटाई, इससे भी पता नहीं किया जा सकता। पेड़ पर फूलों की कलियों को ध्यान पर देना चाहिए। पेड़ की ऊंचाई, इससे भी नहीं होता। अब ये देखना पड़ता है कि वहाँ पर उस पेड़ पर सबसे ज़्यादा फूल कहाँ पर हैं। पेड़ पौधे पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा कलियाँ आएंगी भाई वही कली फूल बनेंगे, फल बन जाएंगे। तो हमें ध्यान किस पे देना है, कलियों पर। नीचे दिए गए दोनों फलों में क्या क्या समानताएं और क्या अंतर दिखाई। देखो समानता के तौर पर तो आपको देखिएगा दोनों फूलों का रंग एक समान है, यानी हम समानता में ये लिख देंगे दोनों प्रकार के फूलों का रंग बैंगनी है। और असमानता में ये लिख देंगे एक फूल में पंखुड़ियों की संख्या कम है और दूसरे फूल में पंखुड़ियों की संख्या ज़्यादा है। देखिएगा इसमें पंखुड़ियों की संख्या कम है और इसमें पंखुड़ियों की संख्या ज़्यादा है, ये अंतर हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में पौधों के कुछ भाग दिए गए। देखो ये गुलदाउदी का फूल है, ये गुलनार का है और ये अलमांदा का और हरी फूल गोभी है जो सब्जी के काम में आती है। अब ये कहा गया उपरोक्त चित्रों में पौधे के कौन से भाग दिखाए गए, सभी के फूल ही दिखाए गए हैं, ठीक है। अब दिखाए गए पौधे के भाग का मुख्य कार्य क्या है। मुख्य कार्य क्या है इन फूलों का, फूल हमारे बहुत से कामों में आते हैं, लेकिन मुख्य कार्य क्या होता है, उस पौधे के लिए बीज या फल का निर्माण करना। और बहुत से फूल ऐसे होते हैं जो हमारे लिए साग सब्जी का भी के काम में भी आते हैं, जैसे ये हरी फूल गोभी है। गुलदाउदी है, गुलनार है, अलमांदा है, अपने चमकीले रंगों के कारण बहुत आकर्षक। सीधी सी बात है, जो फूलों में रंग होते हैं रंगों से ही आकर्षण होता है, तो वह अपने चमकीले रंगों की वजह से आकर्षित होते हैं। हमने लिखा है विभिन्न प्रकार के रंग आकर्षण का केंद्र होते हैं, अतः फूल भी आकर्षित हमें लगते हैं। अमन अपने विज्ञान शिक्षक के साथ बातचीत कर रहा है। क्या बातचीत कर रहा है, फल का कार्य मनुष्य और जानवरों के लिए भोजन प्रदान करना होता है। मुझे बस मीठे और रसीले फल आम पसंद है। सही बात है, मनुष्य और जानवरों के लिए भोजन प्रदान करना सभी फलों का मुख्य कार्य नहीं है। वास्तव में सभी फल खाने योग्य नहीं है, कुछ फल जहरीले भी होती है। भी सही बात जो उसके शिक्षक ने कहा वो भी है, फल ज़्यादातर खाने के योग्य होते लेकिन सभी फलों को नहीं खाया जा सकता। कुछ जहरीले नहीं होते तब भी हम उनको नहीं खाते हैं और कुछ जहरीले होते इस वजह से हम उनको नहीं खाते हैं। अब आगे हमसे पूछा गया ऐसे 3 फलों के नाम लिखेगा जो जहरीले नहीं है लेकिन हम खाते भी नहीं हैं। अब देखिएगा बरगद पर भी फल आता है, कोई खाता है। पीपल पर भी फल आता है, क्या कोई खाता है। नीम पर भी फल आता है, कोई खाता है। अंजना वृक्ष होता है, उस पर भी फल आता है, लेकिन खाता कोई नहीं है। तो ये वो फल हैं जो जहरीले नहीं है लेकिन खाए नहीं जा सकते हैं। किसी जहरीले फल का नाम लिखिएगा। जेट्रोपा का फल होता है, जेट्रोपा जैसे इसमें डीजल का निर्माण किया जा सकता है इसके फल से, ऐसा कहा जाता है। तो वो फल जो होता है जहरीला होता है जिसे हम खा नहीं सकते हैं। फलों का मुख्य कार्य क्या होता है, पौधे के लिए नए बीज उत्पन्न करना और मनुष्यों और जानवरों के लिए भोजन का निर्माण करना या भोजन प्रदान करना। फिर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मैं एक पौधे के बीज को बोने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में मौसम सुहाना रहेगा ताकि एक स्वस्थ नए पौधे को विकसित हो सके। ठीक है, जैसे किसी बीज को खेत में बोया जाता और मौसम सही रहता तभी जम पाता, मान लो उसके बाद बारिश हो गई तो फिर बीज जो है नहीं जम पाएगा। अंकुरण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी नहीं है, ये सही शिक्षक ने सही नहीं कहा। अंकुरण के लिए प्रकाश का होना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं। अंकुरण के लिए प्रकाश का होना भी जरूरी है। अंकुरण किसे कहते हैं, दैट इज व्हाट इज द जर्मिनेशन। अंकुरण का मतलब होता है जब हम किसी खेत में बीजों को बोते हैं तो उन बीजों से धीरे धीरे करके पौधों का जमना ही अंकुरण कहलाता है। अंकुरण होने के लिए आवश्यक क्या, अंकुरण होने के लिए देखो उचित नमी मिट्टी होनी चाहिए, ताप होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, वायु भी उस बीज तक पहुंचनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो एक बीज को अंकुरित होने के लिए चाहिए होती हैं। फूलों से बीज बनता है। अब यहाँ पर हमको एक केला दिखाया गया और एक अनन्यास दिखाया गया। नीचे दिए गए चित्रों को देखें, दिखाए गए दोनों पौधों को नामांकित करें, जिनके नाम यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। और संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो ये हैं कि उपरोक्त पौधों में कोई बीज नहीं होता, जैसे केला अनन्यास ही कह रहे इनमें बीज नहीं होता, फिर भी ये प्रजनन कैसे करते हैं। तो इनके प्रजनन के लिए, प्रजनन से मतलब होता है इससे और दूसरे पौधे फिर कैसे बनाए जाते हैं। तो इनके एक विशेष प्रकार तरीके से पौध लगाए जाते हैं और उस पौध से ही हम दूसरे पौधे बनाते हैं।
अब आगे एक फूल का चित्र दिया गया है, इसके विभिन्न भागों के नाम हमें लिखने और उसके कार्य बताने हैं। जैसे ये बाह्य दल होता है, बाह्य दल ये वाली हरी पंखुड़ियाँ होती हैं, ये बाह्य दल होती हैं, इनका कार्य होता है पूरे फूल की सुरक्षा करना। फिर दल है, फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ जो होती हैं ये दल कहे जाते हैं। उसके बाद पुंकेसर जो होते हैं जिन पर परागकण इकट्ठे होते हैं ये पुंकेसर होते हैं। ये 1 2 3 4 ये दिए गए पुंकेसर दिए गए हैं, इन पर परागकण आते हैं। और स्त्री केसर ये होता है, ये पुंकेसर के द्वारा ये पौधा निषेचित हो जाता है फूल जब, तो यहाँ पर बीज बनता है इसमें, और ये पूरा स्त्री केसर बीज में परिवर्तित हो जाता है। यानी स्त्री केसर मीन्स फूल का ऐसा भाग जो स्त्रीलिंग होता है, और पुंकेसर का मतलब होता है वह पुरुष लिंग होता है जो किसी पक्षी या कीट पतंगे के द्वारा निषेचित होता है, दूसरे फूल से परागकण लाकर इस पर छोड़े जाते हैं और इसके द्वारा वो परागकण यहाँ अंदर आकर के इसको फर्टिलाइज कर देते हैं और इस फूल में बीज बन जाता है। रेगिस्तान में उगने वाले पेड़ पौधों के लिए कौन सा अनुकूलन पाया जाता है? जो रेगिस्तान में होता है, देखो रेगिस्तान में क्या होता है, पानी की कमी होने की वजह से वो पौधे अपने यहाँ मैदानी भागों में पाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा अलग तरीके के होते हैं। जैसे इनकी जड़तंत्र प्रणाली अच्छी तरह से विकसित होती है और पानी गहराई से अवशोषित करने के लिए मिट्टी में गहराई तक चली जाती, बिल्कुल सही बात है। पानी को जमा रखने के लिए पत्तियां मोटी चौड़ी हो जाती हैं, ये भी सही बात है। पत्तों को कांटों में बदलने में बाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाती है। ऐसी मतलब पेड़ होते हैं जिनमें कांटों की संख्या ज़्यादा होती है। ज़्यादा कांटों की संख्या होने से उन पेड़ पौधों में बाष्पोत्सर्जन यानी पानी को जल वाष्प के रूप में उड़ा देने की दर कम हो जाती है, ये भी ठीक है। कुछ पौधों के तने गूदेदार होते हैं जो भोजन तथा पानी को संचित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे कैक्टस है, नागफनी इसको कहते हैं, वह गूदेदार हो जाती है। आप नागफनी को तोड़ करके आप सूखने डाल दीजिएगा तो उसको महीनों लग जाएंगे तब जाके वह सूख पाएगी जा करके, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन उसमें नहीं होता। इन पेड़ पौधों का जड़तंत्र अच्छी तरीके से विकसित नहीं होता, नहीं ये गलत है, केवल एक इसमें रॉन्ग है और सभी स्टेटमेंट सही है। दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों को उत्तर देने, किस पौधे का ये कैक्टस कहते हैं? इसे नागफनी। इस पौधे पर कांटे जैसी पत्तियां हरे रंग की नहीं हैं, कांटे जैसी पत्तियां हरे रंग की नहीं है और इसका आकार भी इतना बड़ा नहीं है कि इस पौधे में पत्तियां इस तरह से क्यों बनी हैं। तो देखो होता क्या, नागफनी की पत्तियां मोटे तने का रूप ले लेती हैं जो रेगिस्तान में जीवित रह पाती हैं, यानी बाष्पोत्सर्जन की दर कम होने की वजह से इनमें ऐसा होता है। ये पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है? तो ये हमको बताना। ये पौधे पत्तियां तने का रूप ले लेती हैं और मोटी गूदेदार हो जाती है जिस पर कांटे भी होते हैं, जिसकी वजह से बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है और भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनाते हैं। पौधे पत्तियां, तनों और फूलों के माध्यम से अतिरिक्त पानी का उत्सर्जन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी को कम करने के लिए किसी मरुस्थलीय पौधे में मौजूद होते हैं? तो वो क्या होती हैं? मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां, बीज, पत्ती और जड़। पत्तियां नहीं होती, पत्तियां तने का रूप ले लेती हैं जिससे तने मोटे गूदेदार हो जाते हैं, उन पर कांटे निकल आते हैं तो बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। पानी में उगने वाले एक पौधे का चित्र दिखाया गया है, चित्र के आधार पर आपको प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो पानी में उगने वाले पौधों में क्या क्या खासियतें होती हैं? इस पौधे की पत्तियां चौड़ी और पानी की सतह पर तैरती हैं, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता क्या, ये चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं, देखो जो चौड़ी पत्तियां होती हैं तो पानी पर तैरती रहती, पतवार जैसी बन जाती हैं। दूसरी पत्तियां चिकनी होती हैं, इनके ऊपर पानी ठहरता नहीं है, तो इसमें हम लिख पाएंगे पत्तियां चौड़ी होने के कारण पानी पर तैरती रहती है जिससे पौधा जीवित रह पाता है। फिर हमसे पूछा गया इस पौधे की पत्तियों की सतह मोम की तरह चिकनी क्यों होती है? मोम की तरह चिकनी होने की वजह से उनके ऊपर पानी नहीं ठहरता। अगर पानी ठहरेगा तो पत्ती को सड़ा देगा, पानी जब नहीं ठहरेगा तो पत्ती बिल्कुल सुरक्षित रहती है, इसलिए मोम की तरह पत्तियाँ चिकनी भी होती हैं। इस पौधे के तने खोखले होने के क्या कारण होता है? जो ये जल में उगने वाले पौधे होते हैं तो पत्तियाँ सतह पर ऊपर आती हैं, तो कहीं गहरा पानी भी है तो उनका तना उतना ही लंबा हो जाएगा और बिल्कुल अंदर से खोखला होता है और उस खोखले तने में हवा भरी रहती है जिसकी वजह से वह पत्ती हल्के होने की वजह से ऊपर आ सके और पौधे में कम वजन रहे। जो तना होता है उसका, उसमें खोखला होता है अंदर से, उसमें हवा भरी रहती है, इसी कारण से वह पानी पर पत्तियाँ तैरती रहती हैं, जल में डूबती नहीं हैं। जलीय और मस्तूरीय पौधों हमको अंतर बताना है। जलीय पौधे और मस्तूरीय पौधे, जड़ें कैसी, एक तो जड़ के आधार पर उनका अंतर बताना। जलीय पौधों की जड़ें छोटी व रोएदार होती हैं, छोटी व रोएदार, रोयों का गुच्छा होता है क्योंकि पानी की तलाश में कोई बहुत गहराई तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इन पौधों की जड़ें पतली और अधिक लंबी पानी की तलाश में ज़मीन में गहराई तक चली जाती हैं। तो ये जड़ का इनका डिफरेंस हो गया।
अब पत्तियों के आधार पर अंतर क्या है? पत्तियाँ चौड़ी या चिकनी होती हैं, इनकी पत्तियाँ मोटी और तने का रूप ले लेती हैं, इस पर कांटे भी होते हैं। तना कैसा होता है? तना पतला लंबा और अंदर से इनका खोखला होता है जलीय पौधों का, और इनका जो पत्तियाँ होती हैं वही तने का रूप लेती हैं। उदाहरण के तौर पर आप जलकमल बता सकते हैं, इसमें नागफनी बता सकते हैं, कैक्टस। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के पौधे पत्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन? अधिक वर्षा वाली जहाँ अधिक बारिश होती है वहाँ पत्तियाँ कैसी होती हैं, ये हमसे पूछा है। भोजन का संग्रह करने वाली होंगी या कम बाष्पीकरण वाली होंगी या अधिक बाष्पीकरण या पानी का आसानी से प्रवाह हो सके। जो उन्हें भोजन ना तो संग्रह करने की ज़रूरत है, ना उन्हें कम बाष्पीकरण करने की ज़रूरत है क्योंकि बारिश खूब होती है, और ऐसा भी नहीं कि वह अधिक बाष्पीकरण करें। उसमें होता क्या, जल प्रवाह आसानी से, छोटी छोटी नुकीली पत्तियां होती हैं जिनके ऊपर पानी बरसता है तो आसानी से पानी ढरक के नीचे निकल जाए, पत्ती के ऊपर ठहरे ना। शंक्वाकार वृक्ष उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ अधिक सर्दी और बर्फ पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। शंक्वाकार वृक्ष का कौन सा गुण बर्फबारी में इसे टूटने से बचाता है? तो वो शंकु के आकार के होने की वजह से। पेड़ की मोटी छाल, पतली सुई की तरह पत्तियां या नीचे की ओर शाखाएं या दूर दूर तक फैली। जो पतली सुई की तरह पत्तियां होती हैं और एक शंकु के आकार का होता है, इसकी वजह से उस पर बर्फ ठहरती नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले पेड़ों के चित्र दिए गए यहाँ पर। ये शंक्वाकार, जैसे हमारा देवदार का वृक्ष है। निम्नलिखित में से विकल्प में कौन इनकी विशेषताएं को दर्शाता है? जैसे पत्तियां छोटी एवं सख्त होती हैं ताकि बर्फ या ओलों से इन्हें क्षति होने की संभावना ना हो, ये बिल्कुल सही है। बीज सख्त आवरण से ढके होते ताकि वे ठंड से जीवित रह सकें, ये भी सही है। जड़ें गहराई तक फैली होती हैं ताकि तेज हवाएं, ये भी सही है। पेड़ों के ऊपरी भाग शंक्वाकार होते हैं ताकि उन पर बर्फ ठहर ना सके। तो इसके चार के चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो ये इनमें से सभी सही हैं, पर आप टिक कर सकते हैं। तो जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर इतने अनुकूलन होते हैं। तो इसी प्रश्न के साथ ये चैप्टर हो जाता कंप्लीटली। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।